हर एक चीज को देखना होगा। तो इंपोर्टेंट जितने भी डायग्राम हैं वो आपके रेखा चित्र अब विचित्र नहीं लगेंगे, बल्कि लगेगा कि सर हमारा तो ये दोस्त यार बन चुका है। देखो जरा कैसे, यहां पर उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आप बेसिक सा फंडा समझो इसका क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र दिए हुए संसाधन से, है ना, और दिए हुए तकनीक से दो वस्तुओं के उत्पादन के बारे में बात करता है। जैसे कि यहां पर हमने मान लो कि x के उत्पादन की बात किया, तो यहां पर लिख दो x वस्तु के बारे में और y अक्ष पर लिख दो y वस्तु के बारे में। ठीक है जी, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार का जनरली होता है। ठीक है जी, मैं इसके हर एक शेप बताऊंगा आपको। तो यहां पर हो सकता है कोई पॉइंट, कोई यहां पर पॉइंट है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है। ये सबको हम लोग संयोग बोलते हैं या फिर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसके नाम आप दे सकते हो ए बी सी डी ई एफ, जो भी नाम दीजिए। ठीक है जी, नामकरण अपने हिसाब से कर लेना, बट इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी। अब देखिए पीपीसी का ही दूसरा नाम होता है पीपीएफ। अब दूसरे फुल फॉर्म पर जाओगे तो वही साहब यहाँ पर समझो, नाम बोल देते हैं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, और हमें अब ध्यान से सुनोगे एक बात, ये सारी बात बताऊंगा अगर ये गला ठीक करने के लिए थोड़ी चाय हो जाए, है ना। आ जाओ जी, आज आप लोगों का काफी सारे सेशन हमने लिए हैं और आपको पता है कि लगातार क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, जो आप डिमांड करते हो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पीपीएफ को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब उत्पादन संभावना सीमा, और पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जनरली कैसा होता है? कनकेव। सर रीजन बताओ, रीजन क्या होता है इसके पीछे, कारण क्या है ऐसा होना? ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाला बात होता है वो ये रखना है ध्यान कि पीपीसी कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल को क्या बोलते हैं? कनकेव। क्यों होता है कनकेव? है ना, जब कभी भी आपका, ये मैं ऐसे डिनोट करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हेन मतलब जब, व्हेन का मतलब क्या? जब। मान लीजिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है, तो आपका पीपीसी कैसा बन जाएगा सर? अवतल बन जाएगा बच्चों, कनकेव बन जाता है। फिर दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो बोलेंगे व्हेन, जब हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटता हुआ नजर आता है तो उस समय पीपीसी कैसे होगा? कन्वेक्स होगा जी। ये आपके पॉइंटर्स हैं, अभी मैं सारा चीज दिखाऊंगा आपको। अब बोल दो व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो उस वक्त पीपीसी कैसा बनता है सर? तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन पीपीसी आपका बन जाएगा। समझ गए होगे इतनी सी बातें, लेकिन सर करके दिखा दो आप। लो जी, मतलब हमने यहां पर बता दिया आपको ये वाली बात, फिर आप यहां पर लिख लेना y वस्तु x वस्तु, ये फर्ज आपका है, आप ये कर लेना जरूर। मैं अगर कहीं ना भी लिखूं तो आप ध्यान देना कि हर जगह लिखना है x वस्तु y वस्तु उत्पादन संभावना वक्र के लिए। और जब ये कन्वेक्स बनेगा तो ऐसे बता देना ये भी आपका पीपीसी ही है, लेकिन ये दोनों अक्षों को चूंकि छूते हुए बनेगा तो मैं ऐसे बनाता हूं इसको, दोनों को टच करते हुए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करते हुए बनाना है आपको। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पर कहीं पॉइंट दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है जी, और बाकी नाम आप दे दीजिए यहाँ पर बी सी डी ई और एफ। हो गया जी। अब ये कैसा बना है सर? ये हमारा बना है उत्तल। कैसा बना है? उत्तल, जिसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं, या फिर आप इसे उन्नतोदर बोल सकते हैं, उन्नतोदर। ठीक है जी, उन्नतोदर बोल दो। लेकिन अब यहां पर एक इसकी सीधी रेखा भी बनेगी। सीधी रेखा कब बनेगी? हमने कारण नीचे आपको दे दिया है, नीचे हमने जो है वो सारा मेंशन इधर कर दिया। तो देखो जी, अगर हमने स्ट्रेट लाइन बनाना है तो दोनों अक्षों को टच करते हुए ही बनाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र दोनों अक्षों को टच करता है, ध्यान रखना। और ये पॉइंट ए बी सी डी जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग बढ़िया से सीख चुके हो। तो जी यहाँ पर फिर से वही बात, एक्स वस्तु वाई वस्तु नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है, इसलिए जरूर लिखना। ठीक है जी,
तो ये भी आपका कैसा बन गया, सरल रेखा बन गया, सीधी सी रेखा बन गया, इसको बोलते हैं सरल रेखा, इसको सरल रेखा बोल देते हैं। यही बोलता है स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं जी हम लोग यहाँ पर सर इसमें और भी कुछ आ सकता है क्या? हाँ जी, क्या आएगा सर? देखो मैं आपसे कहता हूं कि पीपीसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं करना है। आपके अगर डायग्राम यहाँ पर बने हुए इस प्रकार के, इस प्रकार के, और कह रहा है यहाँ पर वाई वस्तु के लिए, ठीक है जी, और यहाँ पर एक्स वस्तु के लिए, एक्स वस्तु के लिए, ठीक है, इतनी सी बात कन्फर्म है ना? अब देखो भाई यहाँ पर अगर पूछ रहा है पीपीसी पहले ऐसे है, मान लो ए से लेकर के कुछ भी है यहाँ पर एफ तक, ए बी सी डी एफ करके, और बाद में चला जाता है दाहिनी तरफ, तो कब गया होगा? तो पीपीसी दाहिनी और विस्थापित हो जाती है अगर देश में नए संसाधन आ गए या फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो इसके पीछे दो कारण हो सकता है। एक तो होता है तकनीक का विकास, क्या होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट आ गया। देखो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना, बुरा मत मानना, मैं दोनों मीडियम से अभी करूँगा तो काफ़ी सारे आपको डिले हो जाएंगे, मतलब आप मतलब कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटे से सेशन में हो नहीं पाएगा चीज़ें। मैं आपको चाहता हूँ आप टैलेंट बनो, रट्टाबाज नहीं, ठीक है जी। और लास्ट में अभी आप सिर्फ देख सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तभी फायदा मिल पाएगा, नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाई वस्तु की बातें हैं, यहाँ पर एक्स वस्तु की बातें हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र अगर इधर है तो देखो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें जो हो पीपीसी इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है जी। तब कब होगा सर, ऐसा कब पॉसिबल है? तो मैं इसके पीछे भी दो रीजन बताऊंगा अभी आपको। इसमें बोला ना पीपीसी अगर दाहिनी तरफ विस्थापित हो रही तो दो कारण, तकनीक का विकास, तकनीक का विकास और संसाधनों का विकास, यानी कि रिसोर्स भी डेवलप हो गए और टेक्नोलॉजी भी हमारी डेवलप हो गई, या फिर तकनीक का प्रगति भी आप बोल सकते हो। ये वर्ड यूज करता है एग्जाम में, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ जाएगा तो पीपीसी यानी कि उत्पादन क्षमता देश का बढ़ जाता है, तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। देश में बाढ़ भूकंप आ जाता है तो उत्पादन क्षमता देश का घट जाता है, क्योंकि संसाधन डैमेज हो जाते हैं ना उस समय। तो यहां पर लिख दो प्राकृतिक आपदा आ गया तब ये ऐसा हो जाता है, या फिर तकनीक घटिया किस्म का हो गया, तकनीक निम्न स्तर का हो गया। कैसा हो गया? निम्न स्तर का, ठीक है जी। और हाँ जी, तो यहां पर देखोगे जरा ध्यान से, पहला रीजन तो हमने आपको बता दिया, और दूसरा रीजन क्या है? संसाधन की क्षति हो गई, मतलब रिसोर्स हमारे खतरनाक तरीके से बर्बाद हो गए। सो संसाधनों का क्या हुआ? विनाश। सीधा लिख सकते हो विनाश हो गया, या फिर लिख सकते हो संसाधनों का क्षति लिख सकते हो। क्षति बहुत अच्छा टर्म है, क्षति लिख दो। संसाधन कम पड़ जाएंगे तो उत्पादन क्षमता देश का घट जाएगा। लोग कोविड में मर गए तो देश में संसाधन खत्म हो गया, इसका मतलब कम हो पड़ गया। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर की अगर मौत हो जाती है जो लाखों लोगों की सेवाएं दे सकते थे, इससे उत्पादन क्षमता क्या हुआ? घट गया, ऐसा समझ लो। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। अगर हम यहाँ पर इसके और भी केस में जाएंगे तो आपको मैं दो केस और बताता हूँ, दो केस और बताता हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है जी। पीपीसी के बारे में राज खोल देते हैं पूरी तरीके से आपको, चूंकि ये पेपर में आपको डिफिकल्ट सा नजर आता है हमेशा। तो अगर उत्पादन संभावना वक्र पहले इधर है ए से लेकर के एफ में, और उत्पादन संभावना वक्र यहाँ से अब शिफ्ट हो रहा है, देखो एक ही साइड में हुआ, यहाँ तो जहीं का तहीं रह गया, लेकिन एक्स के साइड में अब ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब केवल तकनीक हमारा एक्स वस्तु के लिए एडवांस हो गया, रिसोर्स केवल एक्स वस्तु के लिए बढ़िया हो गए, तब जाकर के पीपीसी यहाँ से शिफ्ट करके इधर चला जाता है। जबकि जो हमारा रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो वाई के लिए कुछ नहीं हुआ, वाई के लिए जैसे कि तैसे अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्स के लिए हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो एक्स का उत्पादन ज्यादा तो कर पाएंगे, एक्स के लिए रिसोर्सेज बढ़ जाएगा तो एक्स का उत्पादन तो ज्यादा कर पाएंगे। ये चीज दिखाता है यहाँ पे। और दूसरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर देश में, ठीक है जी, अगर देश में मान लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्या सर ऐसा वाई के लिए हो सकता है? हाँ, ऐसा वाई के लिए भी पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर रखे पीपीसी, पहले इसका नाम दिया ए से लेकर के एफ तक, अब मैं इसका अगर जो है ऐसे कर देता हूँ, मान लो
तो यहाँ पर ए डैश पर चला गया, मतलब अब यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन पहले यहाँ जो हो रहा था अब वाई का प्रोडक्शन यहाँ तक हो पाएगा, मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, जबकि एक्स का अभी भी प्रोडक्शन उतना ही हो पाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा कब होता है? जब संसाधन केवल वाई के लिए बढ़े हैं, एक्स के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं ना जो किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए ज्यादा अच्छा है, तो उसमें उत्पादन बढ़ गया। हो सकता है इसी वस्तु के उत्पादन के लिए, यानी कि वाई वस्तु के उत्पादन के लिए हमारा देश में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, समझ पाए? तो ऐसी क्षमताओं को ये व्यक्त करता है। क्लियर ना? अब जी क्या सर ये और भी फॉर्मेट में हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। इसमें 2 और फॉर्मेट हो सकते हैं। लो जी, पूरा तरीके से समाप्त ही कर देता हूं आपके लिए। समाप्त ही हो गया पीपीसी, बस ये 2 डायग्राम देख लो। लो जी, अब हमारा अगर पीपीसी मान लो पहले इधर है, ऐसे है, और ए से लेकर के एफ तक था। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर भैया हमें ये बता दो, क्या ये ऐसे हो सकता था? मतलब प्रोडक्शन लेवल घट सकता था? हाँ, वाई का प्रोडक्शन घट भी सकता था यदि वाई के लिए संसाधन कम पड़ जाए और वाई के लिए टेक्नोलॉजी घटिया किस्म की हो जाए, तब। एक्स के लिए नहीं। ठीक है, तब ये सब पॉसिबल है। फिर एक और बताओ, एक और बता दो। अब सर यहाँ पर हमें ये बता दीजिए कि अगर वाई वस्तु यहाँ है, ठीक है जी, और एक्स वस्तु यहाँ है, ये उत्पादन की मात्रा लिखना जरूरी है, बार बार कह रहा हूं। और अगर पीपीसी हमारा पहले ये है, मतलब ए से लेकर के एफ तक है, तो अगर पीपीसी हमारा, पीपीसी कहाँ चला गया? मान लीजिए ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उत्पादन वाई वाला तो उतना ही हो रहा था अभी भी, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन जो यहाँ पर हो रहा था, है ना, और अब एक्स का प्रोडक्शन घट गया, तो इसको आप दूसरी लाइन से डिनोट कर दो। ठीक है, नामकरण अपने हिसाब से करना है, रटना नहीं है। चलिए, तो इतनी सी बात होगी क्लियर। मतलब यहाँ संसाधन एक्स के लिए कम पड़ गया, वाई के लिए नहीं, वाई के लिए तो अभी भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी एक्स के लिए ही घटिया किस्म की हो गई, तब ऐसा होता है। ठीक है, सारे मामले क्लियर हो गए। अब आते हैं उपयोगिता से संबंधित, दूसरे चैप्टर पर आ गए। दूसरे चैप्टर में एक डायग्राम आपका है बहुत ही प्यारा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, बोलते हैं ना। तो यहां पर रख दीजिए आप एमयू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। और उपभोग की इकाइयां आप इधर लिख देना, उपभोग की इकाइयां। ठीक है जी, उपभोग की इकाइयां, उपभोग की इकाइयां कैसे दिखाओगे? तो देखिए होता क्या है कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, तो लगातार ये नीचे की तरफ आएगा। ये इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वाली रेखा। कैसे है सर? एक दो समझा भी तो दो। देखो, अगर यहाँ पर x की बात कर रहे हैं, एक इकाई हमने खा लिया रोटी, तो हमें उस समय संतुष्टि मिल रही थी मान लीजिए 16। ठीक है जी, लेकिन हमने जैसे ही एक और रोटी खाया, मतलब रोटी ही तो फिर से खाया, पहले भी रोटी ही खाया था, तो जैसे एक एक्स्ट्रा और रोटी खा लिए तो उपयोगिता अब 16 नहीं रह जाती हमें। मतलब पहला रोटी से 16 यूटिल संतुष्टि, मतलब ज़्यादा संतुष्टि मिला था, लेकिन जैसे ही एक और रोटी खाए तो दूसरी रोटी से संतुष्टि थोड़ी कम मिली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप रोटी ही बार बार खाए जा रहे हो, तो आपकी भूख भी तो मिटते जा रही है एक तरीके से। तो आप कहते हो कि हाँ पहले वाला रोटी बढ़िया था, बाद वाला रोटी उतना बढ़िया नहीं लगा। क्यों? आपका लगातार पेट भरता जा रहा है, इसलिए ऐसा आप कह रहे हो। आप ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब 16, 12, 8 कुछ भी हो सकता है। डेटा मतलब पहले वाला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा बन गई, जो कि नेगेटिव स्लोप वाला होता है। ठीक है जी। अब सर इसमें एक और डायग्राम आता है, आप वो बता दो। ठीक है जी। देखो, अगर तुम पूछोगे सर टोटल यूटिलिटी वाला बता दो, टोटल यूटिलिटी है ना, उपभोग की मात्रा क्यू से लिख रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी वाला लाइन जो होता है ना, वो ऐसे आपका चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है। ऐसे बाद में घटता है। मतलब यहां से आप अगर कह रहे हो तो मैं ऐसे बात करूंगा, लो जी ये टीयू वाला लाइन है। क्या ये आपका टोटल यूटिलिटी वाला लाइन है। ध्यान से देखना। अब जहां पर तुम्हें टॉप जो है चीजें दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर टीयू जो है मैक्सिमम पर पहुंच गया, तो इस जगह पर आप एच पॉइंट, बी पॉइंट, जो भी नाम देना है दे सकते हो। बाकी यहाँ से एक लाइन लेते आइए डॉटेड करके इधर, तो आपको ये बता रहा है कि उपभोग की इकाइयां इधर था, तो यहाँ तक कोई मात्रा उपभोग कर लिया हमने अगर एक्स वस्तु का, या फिर इसको ना मान लो Q1 है, तो यहाँ तक उपभोग करने से हमारे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर हो चुका। ठीक है जी। अब जैसे ही हम इससे ज़्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं इधर कहीं, तो यूटिलिटी अब इधर क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। तो शुरुआत में कुल उपयोगिता बढ़ती है, फिर वापस घटना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इस बिंदु पर मैक्सिमम है। उसी जगह पर आप देखोगे अगर, है ना, एमयू के बारे में, तो अभी मैं सिखाता हूँ उसके ऊपर, रुको। अब तुम्हें यहाँ पर लेकर के आता हूँ, है ना, यहाँ पर लेकर के आता हूँ जहाँ तुम्हारे पास एक्स एक्सिस भी है एंड वाई एक्सिस भी है। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं,
लेकिन ध्यान से इसके बारे में समझना, क्योंकि ये तुम्हारे कोर कंसेप्ट में से एक है। ठीक है जी। अब तुम्हें यहाँ पर हमने दिया टीयू के बारे में ऐसे बता, ये तो टीयू हो गया। लेकिन सर एमयू तो अभी आप कह रहे थे एमयू, हाँ एमयू आपका घटते हुए जा रहा था बार बार, तो आप ऐसे बोल दो। लेकिन इस बार चूंकि यहाँ से कहीं शुरू करना, जो टीयू वाला कहीं से भी ले सकते हो, वहां से एमयू आप शुरू कर देना नीचे की तरफ जाते 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 जाते। ठीक है जी, ये हो गया क्या तुम्हारा एमयू। ठीक है, और इधर वाली लाइन हमें पूरा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉटेड रख दो तो कोई फर्क नहीं। मतलब यहाँ से हमारा सीमांत शुरुआत हुआ था ना, इसलिए टीयू भी यहीं पर रहेगा। बाद में सीमांत घटने लगा घटने लगा घटने लगा। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि जहां पर ये वाला पॉइंट है, मतलब उपभोग की मात्रा हमारा यहाँ पर है, उपभोग की मात्रा यहाँ पर, उसी जगह पर जो कुल उपयोगिता है वो तो अधिकतम पर है। कुल उपयोगिता कहाँ पर है, ये रहा मैक्सिमम पर। लेकिन उसी समय ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला लाइन था, तो यहाँ पर एमयू क्या हो चुका है, एमयू बिकम्स 0। ठीक है जी। और जैसे इधर एमयू नेगेटिव होने लगा, एमयू बिकम्स नेगेटिव, टीयू जो है फॉल होने लगा, तो टीयू क्या होने लगा, इधर घटने लगा। जिस समय एमयू इधर पॉजिटिव था, एमयू क्या था, पॉजिटिव, उस समय टीयू इधर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इतनी सी बात ध्यान रख लो, टीयू यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था एट डिक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट भी लिख सकते हैं आप। डिमिनिशिंग मतलब होता है घटते रहना, मतलब घटते हुए दर से बढ़ रहा है टीयू। ठीक है जी, मतलब बढ़ने की रफ्तार पहले ठीक था, फिर कम होने लगा कम होने लगा कम होने लगा, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड कम होते जा रहा है ऊपर ऊपर। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर। अब यहाँ तुम रख सकते हो एमयू भी और रख सकते हो टीयू भी, कोई भी रख दो, दोनों रख दो, और उपभोग की इकाइयां एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये डायग्राम हो गया बढ़िया तरीके से फिनिश। अब हमें कौन सा बनाना पड़ेगा, मांग की रेखा। ठीक है जी, मांग की रेखा के लिए इसे बोला जाता है, ये रहा आपके लिए जबरदस्त वाली बात, वाई एक्सिस पर हमेशा रखना मूल्य, क्या रखना, मूल्य, और एक्स एक्सिस पर क्या रखना, मांग की मात्रा। अगर तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है, इसका नाम दे दो डी से लेकर के डी तक, मांग की रेखा बन गया। इसकी स्लोप पूछी गई, नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक है जी, ऋणात्मक ढाल होता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो रीजन क्या है इसके पीछे, कि अगर वस्तु का दाम बढ़ रहा है, मान लो एक्स वस्तु, उसका दाम बढ़ रहा है, तो उसकी मांग हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन यही वस्तु अगर सस्ता मिलेगा तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, तो ज्यादा करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। अब हमें देखना इसका है, सर नॉर्मल गुड्स के लिए बताओ। नॉर्मल गुड्स के बारे में पूछा जाता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पर देखें तो मूल्य हमारा कहाँ पर है, वाई, और मांग की मात्रा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। मांग के नियम के अनुसार जो है ना सामान्य वस्तु का जिक्र किया जाता है, उसका ढाल नेगेटिव ही होगा। प्राइस के साथ रिलेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस से अगर एक्स वस्तु का बढ़ रहा है तो हमने बताया मांग घट जाता है, और अगर मूल्य कम है तो मांग इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर भी इसका मतलब सामान्य वस्तु के लिए बनाइए, किसके लिए बना, तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं आपके लिए कि मूल्य और मांग में जो विपरीत संबंध दिखाया जा रहा है, तो मांग के नियम के अनुसार ये सामान्य वस्तु का ही जिक्र हो रहा है, जिसको आप जनरल गुड्स कह सकते हो। नॉर्मल गुड्स भी बोल दो तो बेस्ट है, जनरल गुड्स बोलो आप। ठीक है जी, चलो। अब सर हमने सुना हुआ है इनकम से भी जो डिमांड प्रभावित होता है, जी इनकम से भी प्रभावित होता है। तो आप कैसे लिखोगे, वाई एक्सिस पर लिखोगे आय। अब मांग की रेखा बना रहे हो ना, तो मांग की मात्रा हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा। अब देखो यहां पर तुम्हें जो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कि अगर हम फोकस करें कि इनकम इतनी है, मान लीजिए इनकम हमने यहाँ पर इतना दिखा दिया और मांग की मात्रा यहाँ पर हमने इतना दिखा दिया, तो इनकम यहाँ पर है y1, मांग की मात्रा है q1। और सामान्य वस्तु के लिए अगर जिक्र कर रहे हैं हम, तो ध्यान देना, ये जैसे ही आमदनी बढ़ता है तो हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, तो हम उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप y2 बोलते हैं, इनकम बढ़ गया तो इधर डिमांड भी बढ़ गया। इन दोनों को आपस में क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, दोनों लाइन को क्या करो, सॉरी दोनों पॉइंट को जोड़ दो। तो मांग की रेखा इस बार कैसा बना, पॉजिटिव स्लोप वाला। क्यों बना ऐसा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाती है तो वो एक्स वस्तु की मान लो मांग ज्यादा कर रहा है, और किसी भी वस्तु का मांग अगर इनकम घटने के साथ उसने डिमांड भी घटा दिया, ये भी तो सामान्य वस्तु है, क्योंकि इनकम बढ़ने से मांग लोग बढ़ाते हैं, इनकम घटाने से लोग घटने से मांग घटा देते हैं, ये सामान्य वस्तु ही है। यहाँ पर इस चीज को डिनोट भी कर दीजिए कि सर इनकम अगर घट गया तो इधर मांग घट गया। ठीक है जी, हमने बता दिया आपको यहाँ पर
कि इनकम हमारा हो चुका है कम, तो फिर यहाँ पर डिमांड भी वस्तु का हो चुका है कम। ये सामान्य वस्तु के लिए हो चुका है तुम्हारा। तो फिर से यहाँ पर सामान्य वस्तु तुम लिख दोगे, क्या लिख दोगे? सामान्य वस्तु। ठीक है जी, ये सामान्य वस्तु हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट। लो जी, अब तुम्हें बनाने होंगे किसके लिए? निम्न कोटि की वस्तु के लिए। निम्न कोटि की वस्तु के लिए कैसे बनाओगे? तो देखो, फिर से रखना आय वाई एक्सिस पर, और मांग की मात्रा कहाँ रखना? एक्स एक्सिस पर। निम्न कोटि की वस्तु के लिए कैसे बनाते हैं? तो मांग की रेखा ऐसे बन जाएगा, ऋणात्मक ढाल वाला। लिखे ऊपर में आय है, मूल्य नहीं लिखना, ठीक है जी। हाँ, ये मत समझना कि छोटू सर आज गलत पढ़ा रहे का, नहीं पूरी ट्रस्ट होकर के काम करिए। मैं आपकी साइड में देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। तो तुम्हारे इनकम बढ़ने पर जब तुम किसी वस्तु को पूछने तक नहीं लगते, इसका मतलब डिमांड कम कर देते हो, खरीदते ही नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी आमदनी बढ़ गई तो कुछ वस्तुओं को कहते हैं इसको नहीं खरीदना, ये तो घटिया किस्म की सामान है। तो वही बात बता रहा है यहाँ पर कि इसका स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है जी, जितनी भी रेखाएं इधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सबका स्लोप नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। अब तुम यहाँ पर ऐसे भी दिखा दो कि अगर इनकम हमारा यहाँ पर कम हो जाता, तो जिसको हम घटिया किस्म का सामान कह रहे थे ना, औकात में आ गए आप वापस से, तो उसको ज़्यादा खरीदना ही पड़ेगा अब, क्योंकि आपकी आमदनी अब कम हो चुकी है। तो डिमांड आप बढ़ाना पड़ेगा भैया। जिसको तुम घटिया किस्म का सामान कर रहे थे, वही तुम अब खरीदना शुरू कर दोगे। इतनी सी बात क्लियर है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तु। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, यानी कि निम्न कोटि की वस्तु। क्या बोलते हैं? निम्न कोटि की वस्तु बोलते हैं। ये बात तुम्हें पता चल गया है, ठीक है सर। अब सर गिफिन गुड्स का कैसे बनेगा? लो जी, गिफिन गुड्स के बारे में बात करते हैं। तो गिफिन गुड्स में हम लोग जो है वो सीधी बात करेंगे, मूल्य के साथ रिश्ता दिखाना है, मूल्य के साथ। और इधर मांग की मात्रा, मांग की रेखा बना रहे हैं ना, तो मांग की मात्रा हमेशा एक्स एक्सिस पर। इसका डायग्राम कैसे बनता है? तो मैं पहले आपको बता दूं, इसका पॉजिटिव स्लोप वाला बनेगा। गिफिन गुड्स के लिए डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, क्योंकि ये बता रहा होता है कि भैया अगर दाम यहाँ पर है वो वस्तु का, तो हम उसकी डिमांड इतनी करते हैं। ठीक है सर। और अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गया तो हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन अगर प्राइस घट गया तो हम उसकी डिमांड भी घटा देते हैं। देखो, ये प्राइस के साथ रिश्ता बता रहा है सीधा सीधा। पहला वाला मूल्य, सॉरी पहले की मात्रा, बाद का मूल्य, बाद की मात्रा, ये फिर उसके बाद का मूल्य घट गया, यहाँ पर घट गया तो डिमांड भी घट गया। ठीक है जी, आप लोग देख रहे होंगे प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस घटने से डिमांड घट रहा है, जबकि प्राइस की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मांग के नियम लागू नहीं हो पा रहे, इसका मतलब। तो मांग का नियम जहां लागू नहीं हो, समझ लो वहां पर गिफिन वस्तु का ही जिक्र हो रहा है। ऐसी वस्तु है ये। इसको क्या बोलते हैं? मैं इसे लिखूंगा, गिफिन एक वस्तु का नाम नहीं है, ध्यान रखना। गिफिन गुड्स या फिर गिफिन वस्तु एक गिफिन अर्थशास्त्री का नाम था, उन्होंने ही कंसेप्ट को दिया। इसलिए जिन वस्तुओं का भी मूल्य बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वही गिफिन गुड्स है। जिस वस्तु का मूल्य घटने पर मांग घट जाए, वही गिफिन गुड्स है। आप ऐसा समझ लो इस चीज को, क्योंकि आप डायरेक्ट अब अटैक करना, अब चूंकि आपके पास वो समय है नहीं कि आप एक एक चीजों को ऐसे देखो पढ़ करके। थ्योरी तो मैं पढ़ाने आया नहीं, डायग्राम पढ़ाने आया हूं आपको। अब आते हैं पूर्ति की रेखा। सर पूर्ति की रेखा के लिए क्या करते हैं? देखो भाई, पूर्ति की रेखा के लिए आपको लिखना होगा मूल्य वाई एक्सिस पर, और अब जहां जहां मांग लिख रहे थे वहां वहां पूर्ति लिखना पड़ेगा, बस फर्क इतना ही है। तो पूर्ति की रेखा जो वो पॉजिटिव स्लोप वाली होती है। बस सबसे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसका ढाल कैसा होता है, तो पॉजिटिव स्लोप होता है। सवाल पूछेगा क्यों, तो सवाल पूछता है क्यों, तो आप बता देना। यहां पर देखिए, अगर एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ा और तुम बेचने वाले हो, सामान व्यापारी हो, तो अपनी सप्लाई की क्वांटिटी क्या करोगे? ज्यादा करोगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सर अगर कम दाम मिलेगा हमको तब, तो देखो, अगर तुमको अपनी वस्तु का दाम कम मिलेगा बाजार में, तो मत बेचना। मत बेचना मतलब सप्लाई घटा देना। ये होती है पूर्ति की रेखा। ठीक है सर, समझ आ गया। लो जी, इतनी सी बात क्लियर है बच्चों। तो मैं तुम्हें बता सकता हूं अब कि तुम्हें जो वो हर चीज आ गया लगभग। दो तीन बातें और देखिए ध्यान से। यहां पर तुम्हारे लिए हो चुका है ये लागत की बातें वाई एक्सिस पर,
और लागत की बातें करें, लागत कब आता है? जब हम उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन स्वाभाविक सी बात है एक्स एक्सिस पर रहेगा, लागत वाई एक्सिस पर रहेगा अब। और जब भी लागत मान लो कि पूछा तुमसे कौन सा, तुमसे पूछा टीएफसी, सबसे जो जरूरी पार्ट है वो होता है टीएफसी। तो यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाता है टीएफसी को, क्योंकि आप जानते हो उत्पादन नहीं करोगे तब भी फिक्स कॉस्ट चुकाना पड़ता है, रेंट भरना पड़ेगा। उत्पादन 1 इकाई की है तब भी रेंट उतना ही होता है, उत्पादन ज्यादा करो तब भी रेंट उतना ही होता है। रेंट वाला थोड़ा बढ़ा देगा, रूम का मालिक रेंट बढ़ा देगा क्या? नहीं ना। एक बार उसको बात कर चुके हैं कि भैया हमको रूम आपका चाहिए, तो वो फिक्स जो है प्राइस हो चुका है एक तरीके से, मतलब वो उसको बार बार वही कीमत चुकाना पड़ेगा, हमको रेंट वही देना पड़ेगा, चाहे तुम उसमें रहो या मत रहो। काम उत्पादन करना है, मतलब कम उत्पादन करना है या ज्यादा उत्पादन करना है, या उत्पादन नहीं करना है अल्पकाल में, अल्पकाल में ठीक है, कम करो ना करो कुछ भी ज्यादा करो, रेंट वही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फिक्स यहाँ पर हो गया। तो टीएफसी आप ध्यान रख लो, इसमें टॉप मैनेजमेंट के लोगों की सैलरी वगैरह रहता है, या फिर जो है रेंट वगैरह शामिल होते हैं, ये सब चीजें गिनी जाती है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रेड, ये रंग तो बदल सकता है लेकिन तुम्हारा डायग्राम कभी रंग नहीं बदलता, फिक्स होती है ये चीजें, ध्यान रखना ठीक है जी, डायग्राम जो है वो फिक्स बात है। अब सर इसमें से बता दो कि हम टीवीसी कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखो टीवीसी होता है जो, वो इन्वर्टेड एस शेप का होता है। इन्वर्टेड एस शेप कैसा बनता है? इस प्रकार का। तो आप यहाँ पर बोल दो ये टीवीसी है। देखो टीवीसी 0 से शुरुआत हो रहा है, क्यों? उत्पादन 0 करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट वाला भी 0 होता है, ठीक है जी। लेकिन उत्पादन 0 करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से शुरुआत हो रहा है। उत्पादन 0 होने के बावजूद भी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से शुरुआत हो रहा है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट की बातें करें, उत्पादन 0 होने पर भी वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाओगे तब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, देखो यहाँ तक, फिर उत्पादन बढ़ाओगे फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, समझ रहे हो? अब जो है सर इसमें एक चीज और बताओ, एक चीज और बता दो कि सर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से जाएगा, सॉरी टोटल कॉस्ट कहाँ से जाएगा। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरुआत होगा जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये बना आपका टोटल कॉस्ट का लाइन। तो दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों का जो बीच का गैप है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड यहाँ पर टोटल कॉस्ट के बीच का, वो लगभग ये जो है रेशियो सेम क्यों रहता है? इसके वजह से, इसके वजह से टीएफसी की वजह से ये रेशियो, ये जो गैप है वो दिखाई दे रहा है आपको, समझ गए? चलो, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, हमने आपको कई बार समझाया कि टीसी इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, तो यहाँ पर निकाल लो टोटल कॉस्ट में से क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो टोटल कॉस्ट माइनस क्या करेंगे, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे। देखें जरा एक बार आपको क्या हाल चाल है आपके, ठीक है जी। तो बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम बना दिया, सब कुछ आपको दे दिया। अब एक जी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ध्यान से सुन लोगे, लागत की बातें वाई एक्सिस पर और उत्पादन की बातें फिलहाल एक्स एक्सिस पर रहेगा। देखो जी यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो तो बन गया एसी हमारा ये वाला, ठीक है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो देखो कैसे जाता है। ये यहाँ पर एवरेज कॉस्ट था मिनिमम, इससे कम एवरेज कॉस्ट हो नहीं सकता, मतलब कुछ भी कर लो इससे औसत लागत कम और नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है? ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु बोल दो, क्या बोल दो? न्यूनतम बिंदु, ठीक है जी। और जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम बिंदु पर होता है वहीं से मार्जिनल कॉस्ट काटते हुए ऊपर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या ये बात सही है? सही से समझ में आ गया? चलो, अब तुम्हें यहां पर एक और प्यारा सा बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। सर उत्पादन के बारे में बता दीजिए ताकि हमारा माइक्रो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हाँ जी सही पूछ रहे हो आप लोग सर आपने तो सारा राज खोल दिया डायग्राम का। तो ये रहा आपके लिए यहाँ पर बहुत प्यारा सा, सॉरी यहाँ पर तो हमें क्या दिखाना है, उत्पादन की बातें ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उत्पादन। इस बार देखो हमें वाई एक्सिस पर लिखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर आ चुका है अब श्रम। अब तुम्हें मान लो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जानना है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, क्या है सर ये? तो ये टोटल प्रोडक्ट, अभी जैसे टीयू देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही। तो अब यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो चुका है, हाइट पर है, सबसे ऊपर ज्यादा है, उसी जगह से आप एक डॉटेड लाइन खींचो सबसे पहले। और क्या करना, अब देखो ये तो टोटल प्रोडक्ट के लिए हो गया, कुल उत्पादन के लिए हो गया, लेकिन मार्जिनल का कैसे खींचोगे? तो मार्जिनल वाला क्या होता है पता है? शुरुआत में उठता है, उसके बाद घटते हैं, नीचे चला जाता है। अब ये इतनी स्मूथली हमने कैसे बना लिया? क्योंकि हमने लगातार प्रयास किए कई सारे वर्षों से, तब जाकर के बन पा रहा है। और एवरेज कॉस्ट का कैसे जाएगा सर? तो इधर चला जाएगा, नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। अब देखो कि ध्यान से एक बात, कि
जो ग्रीन वाला लाइन मैंने खींचा है एमपी के लिए, तो एमपी भी तो कहीं मैक्सिमम है, अपना ग्रीन लाइन वाला भी मैक्सिमम कहीं पर है, वो एमपी वाला है। तो जहाँ से एमपी वाला मैक्सिमम है वहीं से आप एक लाइन खींचो, तो आपका एक यहाँ पर पॉइंट बन चुका है, इसका मतलब टीपी पर। ये जो टीपी पर पॉइंट बना है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को, मैंने कई बार समझाया आप लोगों को बैचेस के अंदर भी और फ्री वाली क्लासेस में भी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे लिखते हैं इसको भैया देख लेना एक बार, ठीक है? मेरी राइटिंग यहाँ पर सही से समझ में आ रहा है या नहीं देख लेना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब परिवर्तन का बिंदु बोलते हैं। इसमें सर कितने स्टेजेस बन गए? फर्स्ट कहाँ से बना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये फर्स्ट फेज कहलाता है, पहला अवस्था। ये दूसरा अवस्था में ही टोटल प्रोडक्ट क्या हो चुका है? मैक्सिमम हो चुका है। देखो टीपी मैक्सिमम तक पहुंच गया दूसरी अवस्था में ही, इसलिए उत्पादक दूसरी अवस्था में ही रहना चाहता है। और तीसरी अवस्था में तो उत्पादन घटना शुरू हो गया था ना टोटल वाला, क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गया था। तो ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये यहाँ पर था आपके लिए बात खत्म। अब सर रेवेन्यू की बात बताओ। हाँ जी, रेवेन्यू वाली जो बात है वो आपके ये लास्ट डायग्राम है, समझो, क्योंकि इसके बाद तो एक ही बचता है आपका। तो आगम हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर? आगम लिख देंगे। मतलब आगम को आप आय भी बोल सकते हैं, कमाई बोल सकते हैं, बेचने के बाद कमाई होती है ना। तो यहाँ पर उत्पादन या उत्पाद की मात्रा लिखो सीधा, उत्पादन मत लिखना, उत्पाद की मात्रा लिखना, क्योंकि बेची गई मात्रा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है? तभी तो आपको कमाई होगी, तो यहाँ पर बेची गई मात्रा भी लिख सकते हैं। लेकिन सर एवरेज रेवेन्यू कर्व हमें कैसे समझ में आएगा, किस मार्केट के अंदर में कैसी स्थिति? तो देखो AR, MR, प्राइस, ठीक है जी, ये सब सारे जो है वो इक्वल हो जाते हैं आपके, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो। और जो AR वाला पॉइंट है इसी को बोलते हैं मांग की रेखा, ठीक है? क्या बोलते हैं? मांग की रेखा बोलते हैं जी। और इसी मांग की रेखा को हम लोग अगर देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जाएगा तो इन्फिनाइट होता है, सीधी बात, सब कुछ निकल गया एक ही जगह पर, ठीक है जी। सर एवरेज कॉस्ट ये हमारा प्राइस के बराबर कैसे निकला, कौन से मार्केट में निकला? तो इसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कहां पर ऐसा होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब महसूस हो रहा है ना कि बाजार वाला चैप्टर लास्ट में आएगा सर। लो जी, तो ये बात ध्यान रखना है। सर हमें ये भी बता दो कि मोनोपोली में कैसा होता है। तो लो जी, मोनोपोली का अगर तुम देखना चाहोगे तो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, आगम लिख दो या फिर मूल्य लिख दो, ठीक है जी। यहां पर ध्यान से देखना मोनोपोली में ऐसे होगा आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR, ये क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है जी। क्या होता है? लेस इलास्टिक, ठीक है, समझते हो? क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो रहता नहीं, आपको खरीदना हर हाल में इसी के पास पड़ेगा। तो ये हाई प्राइस करने पर भी आप डिमांड तो घटाओगे, थोड़ा सा घटाओगे, क्योंकि मजबूरी आपकी, खरीदना ही पड़ेगा, महंगा होने के बावजूद भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं मोनोपोली मार्केट में। इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाती है। तो आप बोल दो इसको क्या है, कौन सा मार्केट है भैया? तो इसको बोल दो कमलोचदार दिखा रहा है। और ये बात हो गया मोनोपोली मार्केट का। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर, मतलब एक विक्रेता जहां पर होता है, मतलब एकाधिकार बाजार की बातें आ गई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एकाधिकार बाजार बोलते हैं, मतलब मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात जो मैं आपको बताते रहता हूं वो ये रहा। कैसे वाला बात? यहां पर मैंने लिखा आगम या फिर मैंने लिखा यहां पर मूल्य, ठीक है जी। तो इसमें देखना कि AR वाला लाइन इस प्रकार से फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। लेकिन ये है किसके लिए? तो सर ये है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और ये किसके लिए है बच्चों? ये है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली के लिए रहता है तो यहाँ से खींचते हैं ऐसे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के लिए तो दूर से खींच रहे हैं, मतलब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, प्रतियोगिता बाजार। लो जी, खत्म हो गया तुम्हारा डायग्रामेटिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। चलो जी तो ये रही पूरी पूरी कहानी। अब बाजार संतुलन पर आते हैं। लास्ट है ये तुम्हारे लिए। देखो जी, अब तुम पूछोगे सर यहाँ पर बाजार संतुलन कहाँ पर होता है? तो हम बोलेंगे कि मांग और पूर्ति दोनों लिखना, क्योंकि संतुलन की स्थिति देखना है ना बाजार में, तो बाजार में मांग और पूर्ति दोनों होता है। तो आप मांग की रेखा खींच दो, ऋणात्मक ढाल वाली DD, मतलब DD यहाँ पर लिख दिया, और पूर्ति की रेखा तुमने जो यहाँ पर SS खींच दिया, और दोनों जहाँ पर मिला
उसको संतुलन का बिंदु बोल देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा तय हो चुका है कौन सा, मात्रा, और यहाँ पर तय हो चुका है तुम्हारा मूल्य। क्या तय हुआ, मूल्य। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। क्यों, चूंकि दोनों रेखाएं, मांग की रेखाएं, पूर्ति की रेखाएं यहाँ पर आकर के मिल गया, इसको बोलते हैं संतुलन वाली बातें। इतनी सी बात तो कंफर्म हो गई होगी। लेकिन ये तय किसने किया, तो इसका नाम है उद्योग। उद्योग है जिसको बोलते हैं प्राइस मेकर। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइस मेकर बोलते हैं, मतलब कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक बोलते हैं, लिख लेना हिंदी में। लेकिन यही सेम प्राइस, ठीक है जी, यही सेम प्राइस जो है जो तय किया उद्योग ने, वही सेम प्राइस जो है फर्म को लेकर के चलना पड़ता है। मतलब ये हमारा है फर्म, ये क्या है बच्चों, फर्म है, जिसको प्राइस टेकर बोलते हैं, कीमत स्वीकारक। प्राइस क्या बोलते हैं, टेकर बोलते हैं। इसमें हमने बोला था ना पी, एम आर, ए आर सब बराबर होते हैं इसके, क्योंकि ये कीमत खुद से तय नहीं कर सकता फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो उत्पाद की मात्रा है, ठीक है, आउटपुट लेवल है। इसका ये बता दिया मैंने पहले भी आपको, इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है जी, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरी बात हो चुकी है आपके समाप्त। पूरी बात हमने आपको समाप्त यहाँ पर करके दे दिया है। माइक्रो का किसी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर अभी भी तुम्हें लगता है ना, अभी भी तुम्हें लगता है कि सर मुझे कुछ और सीखने की आवश्यकता है, हमें अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप चैट्स में लिखना। जो तुम्हारी वेल विशेष होंगी, जो तुम्हारी डिमांड होंगी, वो मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा बच्चों। मचा करके आना, पेपर में छोड़ करके नहीं आना, फोड़ करके आना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय कॉमर्स।